हारिस नवाज साहब ये बताइएगा, आर्टिकल 243 में जो तरमीम है इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही थी, और फिर आप क्या समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है फोर्सेस के माबैन वो अब बेहतर हो जाएगी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एक क्याम से, क्योंकि सुप्रीम कमांडर एक ही होगा? देखिए नसरुल्लाह साहब, पहले ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का एक हेडक्वार्टर है, इट इज जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर। मैंने ये सर्व भी किया है। इसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन के अलावा दे डोंट हैव अ कमांड अथॉरिटी, जो सबसे जरूरी होती है कि आपको तीनों फोर्सेस के ऊपर एक कमांड होनी चाहिए। जो आजकल की इन्वायरमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो आप रियलाइज करते हैं कि ये बिल्कुल ही फर्क चाहिए हो गई इन्वायरमेंट। इसके लिहाज से हमें हर हालत में चाहिए था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, जो कि उनको फिर एक नई स्ट्रेटजी एक्टिवेट की जाए, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर हो उसका, और उसमें वो काफी चीजें इंप्रूव कर सके। खास तौर पे अगर आप ये देखें कि इस पर जो आजकल की चेंजिंग इन्वायरमेंट्स है, बहुत करेक्टर ही चेंज हो गया, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स हो चुकी हैं, और हमारी खास तौर पे देखा जाए लैंड ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। यहाँ पर जाहिर है कि एयरफोर्स का अपना रोल है, नेवी का अपना रोल है, लेकिन जो मैटर करती है लैंड स्ट्रेटजी, उसके अराउंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो इसलिए भी जरूरी था कि चीफ ऑफ एक आर्म फोर्सेस कमांडर होने चाहिए, जो कि जेएसपी में ही हो, चीफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में हो, और वो पूरा इसको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए। सेकंड, इसकी एक और वजह भी आ जाती है, देखें हमारी जितनी भी स्ट्रेटजी है वो कोर डिफेंस इश्यूज एंड लैंड की तरह से। इंडिया का आप हिंदुत्व देख लें, उनकी उसके बाद जो एक अखंड भारत की बात कर लें, फिर वो जिससे प्रॉक्सी यूज करते हैं, फिर हिंदुस्तान, फिर खारिज, इंडिया जो कश्मीर में करता है, एवरीवेयर यू सी द लैंड इज डोमिनेटेड फॉर स्ट्रेटजी है। इस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी था कि कोई ऐसी, ये दुनिया की मॉडर्न आर्मी में भी हर जगह पर है, जब तक आपकी एक प्रॉपर कमांड ना ऊपर हो तीनों सर्विसेज के ऊपर, तो वो कोहेजन, वो कोऑर्डिनेशन वो नहीं हो सकती है। इसलिए ये जरूरी समझा गया कि ये इसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिए जाएं, जो तमाम सर्विस को कंट्रोल करें। और इसके साथ देखें इसमें फिर मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर भी आ जाती है। इसमें आपकी लैंड है, एयर है, सी है, साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, इसके साथ और डिफरेंट वॉरफेयर आ जाती है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू हैव कमांड अथॉरिटी सेंट्रल तरीके से इसको चला सकते हैं। जी बुलेट साहब, एक चीज जरा वाजे कीजिएगा, क्योंकि आम आदमी के लिए कि जो ओहदा होगा या मियाद होगी, मुद्दत होगी, वो जो है वो ही रहेगी जो पहले मौजूद है, क्योंकि वर्दी पहन सकेंगे फील्ड मार्शल, मुराद उनको मिलेंगी ताहयात जो है ओहदा तो नहीं रहेगा। देखें ये ओहदा जो आपकी गिवन कॉन्स्टिट्यूशन में है वही उतना ही टेन्योर होगा, लेकिन ये आजादी रैंक जो फील्ड मार्शल को होता है नेचुरली वो उसी तरह चलता रहता है। पर्क्स प्रिविलेजेस होंगी, बट देन समबडी एल्स विल कम, और फील्ड मार्शल जो लहजात कहलाएंगे वो भी है। और खास तौर पे ये फील्ड मार्शल से आई थिंक पूरी कौम का उनका मनोरंजन होना चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की इमेज को उन्होंने बिल्ड किया, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में लेकर गए, और फिर इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतनी बड़ी मुल्क को घुटने टेकने में मजबूर किया। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग्स अबाउट इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में। तो इस लिहाज से भी मेरे ख्याल में फिर उन्होंने तीनों सर्विस के लिए किया कि अगर फील्ड मार्शल एयर के चीफ मार्शल होंगे तो वो मार्शल होंगे, वो भी तो उनके लिए भी ऐसे ही होगा, और अगर वो फ्लीट कमांडर होंगे इसके नेवी के तो उनके लिए भी ये मुराद होंगी, जो भी बनेगा। लेकिन बेसिकली वजह यह है कि देखें इसमें आपकी लॉजिस्टिक्स भी आ जाती है, आपकी दूसरी सपोर्ट, सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी था, और इससे आपकी कमांड में एक जो होता है कंट्रोल प्लस लैंड स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटेड विद इन दिस स्ट्रेटजी, एयर एंड सी आल्सो, एवरीथिंग इज देयर, इवन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी भी आ जाती है, एवरीथिंग इज देयर। बट एक जीएचक्यू में बैठ के चीफ आर्मी स्टाफ कैन होल्ड एंड कंट्रोल द मिलिट्री ऑपरेशंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस कॉन्टेस्ट पे भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी था। इसमें कोई पॉइंट वही टेनोर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए वही रहे, और फील्ड मार्शल का रैंक जाहिर जो उन्होंने लगाया वो तो आप ताहयात रहेगा। वाले जो होते हैं वो भी मिलते रहे, वैसे भी चीफ आर्मी स्टाफ को मिलते हैं। तो इसको गलत साइड पे नहीं लाना चाहिए, इसको
कोई किसी को प्रोपेगेंडा में, सोशल मीडिया में जहां बातें हैं, आई थिंक वी शुड ऑल अंडरस्टैंड कि ये क्या मकसद होगा, इंडियन क्या फेक न्यूज चलाएगा, बट पाकिस्तान की नेशन को शुड बी वेरी क्लियर और तो बी स्टैंड विद। बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ी कॉन्शियस दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि जी सूबे मजबूत हुए हैं, वफाक कमजोर हुआ है। दूसरा जो हमाद हसन साहब ने बात की कि मुशावरत जो पार्लियामेंट से बाहर जमाते हैं उनसे भी मुशावरत होनी चाहिए, क्योंकि जब आईनी तरामीम हो, एक बड़ा फैसला हो, और रवायत हमारी यही रही है माजी में भी। जी बिल्कुल, हमाद हसन साहब दुरुस्त फरमा रहा है कि जमहूरियत का हुस्न तो यही है कि पार्लियामेंट के अंदर कम अक्सरियत वाली भी हो ना भी हो, उनसे भी मुशावरत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में उन्होंने एनपी का जिक्र किया, पीटीआई को राजी करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में हमाद हसन साहब को टास्क दे देते हैं। वो तो असद कैसर साहब जो खुद 2 असम्बली का स्पीकर रहा है, उनने तो मसौदा पढ़े बगैर उसका काम मुस्तरद करते हैं। यानी एक आइन का शिकायत 239 पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसके तहत तो कोई भी बिल आप ला सकते हो, कोई भी अमेंडमेंट ले सकते हो, और वो स्पीकर होते हुए कहते मैं मुस्तरद करता हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे? उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, खान को रिहा कर दो, बाकी तो कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी बात जो एनपी के हवाले से उन्होंने किया है कि एनपी का भी जरूरी है, वरना पश्तूनों का जो है ना वो वोट नहीं होगा। तो हमाद हसन साहब, आपको किसने बोला कि एनपी जो है ना वो पश्तूनों को करे? पश्तून उसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा पश्तून तो पीपल्स पार्टी में है। अगर आप पख्तूनख्वा असम्बली का देख ले, अगर आप बलूचिस्तान असम्बली का देख ले, अगर आप सिंध देख ले, और यहाँ कराची से पिछले असम्बली में हम 2 MNA थे, 5 MPA, इस मरतबा 1 MNA और 5 MPA है। तो खैर साहब, इस वक्त पीटीआई के अलावा मैंडेट किसी जमात के पास नहीं। बात से मुतफिक हूं कि सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। कोई बायकॉट करे, कोई इख्तिलाफ रखे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन राय लेनी चाहिए सबसे, ये मैं इत्तफाक करता हूँ आपसे। 18वीं तरमीम पर जरा कमेंट कर दें कादर मंदोखेल साहब, इतना क्यों पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये 18वीं तरमीम तो जो उसमें कुछ तरामीम की कोई जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है? आइन में तरामीम होती हैं, देखा जाता है अगर वफाक कहीं कमजोर हुआ है उसको बेहतर बनाने के लिए सोचा जा सकता है। देखिए, बात आपकी दुरुस्त है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन सवाल ये कि 18वीं तरमीम है क्या? गालबन 105 आर्टिकल उसमें जो तरमीम गई है, उस 105 आर्टिकल में 6 महीने लगे, और ये 73 की आइन के बाद एक मुतफक्का तौर पे जो है ना वो एक मसौदा है जो असम्बली ने पास की, जहां ज़ियाउल-हक ने और मुशर्रफ ने आइन का बेड़ा गर्क करके उनको तोड़ मरोड़ किया, तो उनको वापस अपनी फॉर्म में लाने के लिए उस पर 6 महीने मेहनत हुई है। तो अब उसको दोबारा छेड़ना मैं नहीं समझता कोई अक्लमंदी है। हाँ, अगर कोई ऐसे पॉइंट है, जैसा उन्होंने कहा कि ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है या एजुकेशन है वो वफाक को वापस दी जाए, तो किस कैपेसिटी में? सवाल ये कि आपको जो वो हेल्थ वजीर या एजुकेशन मिनिस्ट्री तो आपको लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक कॉलेज है जो इस्लामाबाद में, उसके लिए आपने एजुकेशन मिनिस्टर रख लिए। एक पिम्स अस्पताल है, उसके लिए आपने हेल्थ मिनिस्टर रख लिए। अगर आपने एमक्यूएम को नवाजना था तो कोई और मिनिस्ट्री देते। और दूसरी बात ये, यहाँ सिंध में आपको मैं माजी के याद दिला दूं, यहाँ कराची में जिना अस्पताल और NICH जो बच्चों का अस्पताल है, या NICVD, इसके हवाले से सिंध हुकूमत उसके ऊपर खर्चे कर रहे थे, चला रहे थे। बीच में केस चला और केस में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत जो ना वो केस हार गई है। जब हार गई है तो सिंध हुकूमत के लो जी अस्पताल हो, तो वफाक ने इनकार कर दिया है, क्योंकि जो पैसा सिंध हुकूमत इन पे खर्च कर रही थी वफाक के नाम नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वापस सिंध हुकूमत को दे दिया है। लेकिन उसके साथ साथ सिंध ने 10 जिलों में टॉप के NICVD, जिसको अब SICVD कहते हैं, उसको बनाया। यहाँ बेनजीर ट्रॉमा सेंटर है, या एशिया का बेहतरीन जो है ना वो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है खैरपुर जिले में। अब ये सारी काम करके खुद मेरे और शहबाज शरीफ साहब और मुस्तफा कमाल के एरिया में SICVD बना है, जो पूरा बलूचिस्तान से मरीज आता है, अंदरून सिंध से आता है, और 2 जिलों से आता है, चाहे वो वेस्ट और केमाड़ी में ऑलरेडी मेरे हल्के में। तो अब इनकी सब कुछ के बावजूद आप कह रहे हो वापस कर दो, कैसे मानेगी पीपल्स पार्टी? मैं कहता हूं बाकी सूबों में नहीं मानेंगे। फिर इसी तरह एजुकेशन के ऊपर हमारी बड़ी वर्क है, बाकी सूबों का भी है। अब आप एक वजीर को खुश करने के लिए उसको वापस ले जाए, फिर एक शोशा और छोड़ा मुस्तफा कमाल साहब ने। आज हुकूमत की हमारी बड़ी कामयाबी है वो बल्कियाती निजाम में आर्टिकल 140 जो है ना उसके अंदर तरामीम का हमारी बात मान ली गई है।
तो भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपकी बात मुस्लिम लीग नून भी मान मिले तो पास कौन कराएगा? 74 तो हमारे वोट है, आप पे क्या है? और फिर दूसरी बात ये वही बलदियाती निजाम है जो कामयाबी से चल रहा है सिंध में, जो कि पंजाब में नहीं। यानी आप उस पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं जो 3 साल से बलदियाती इलेक्शन नहीं करा रही है। और यहाँ पीपल्स पार्टी ने जो इंतखाबात कराए, आपने तो बाइकाट किए, आपकी जगह तो जमात इस्लामी ने ले ली है। तो अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह शोशे छोड़ जाते हैं। तो आप देख लेना, वो आज मुस्तफा कमाल साहब ने कहा हमारी कामयाबी है, जरा मैं और आप भी देख लेंगे कामयाबी कहां तक उसको हासिल होगी।